तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं नीतीश के सुशासन राज की हकीकत, जहां कोरोना काल में अस्पताल तैरने लगे। जी हां, सुनकर आप हैरान रह सकते हैं, सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, ये मजाक क्या है। लेकिन ये कोई मजाक नहीं बल्कि कड़वा सच है। आपको हमारी बात पर भले ही यकीन ना हो, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। यहां इलाज नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, अस्पताल एक दरिया है और डूब के ही इलाज कराना है। हर साल इसी तरह से जल जमाव होता है। पिछले साल तो इससे भी बहुत ज़्यादा जल जमाव था। ये तो शुरुआत की बरसात है जिसमें इसका ये हाल है, और सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमाव होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। कोरोना के समय में इस तरह का अगर जल जमाव होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। जल जमाव के कारण हमारा जो मरीज को जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और बाकी भी जो ओपीडी है बहुत ही सफ़र कर रहा है, और क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हम लोग आ भी पा रहे हैं। लेकिन इस जल जमाव में भी किसी भी मरीज को अस्पताल तक पहुंचना इस हालत में, मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है। समस्या हमेशा बरसात में हम लोग को झेलना ही पड़ता है। ड्यूटी जाना मजबूरी है, वो जाते ही हैं। कोरोना में जो अगर पॉजिटिव रहेंगे और हम लोग भी इस तरह से हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं। हम लोग तो जान को खेल करके ही वर्क कर रहे हैं। बड़ी गंदगी है, बड़ी यहाँ व्यवस्था नाम का कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ना ड्रेस पहन पा रहे हैं। पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। प्रदेश की राजधानी के अस्पताल का जब ऐसा कहां का दिखाएं और कहां का ना दिखाएं, एक जगह हो तो दिखाई और लिखी भी जाए। लेकिन यहां तो लगता है कि सारी सरकारी मशीनरी ही पानी भरने चली गई। अब कटिहार के सदर अस्पताल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। अस्पताल में पानी के बीच जाती बाइक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना पानी भरा है। अस्पतालों की बदहाली पर विपक्ष हमलावर है तो सरकार की अपनी अलग दलील। सरकार अब बकस दे, नहीं तो इस सरकार को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से अस्पतालों को सरकार डुबा रही है, राजधानी पटना में जल जमाव लगा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। आखिर ये कर क्या रहे हैं? 16 वर्षों से इतना राशि खर्च हो कहाँ रही है? रोज सरकार कहती है जल जमाव नहीं होगा। ये स्मार्ट सिटी का ये हाल है, पटना का, राजधानी का, बाकी का तो भगवान ही मालिक है। अति वर्षा की वजह से बहुत सारी जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति सामान्य हो रही है। हम सबको धैर्य रखने की जरूरत है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग आपदा को भी अवसर में तब्दील करने में लगे रहते हैं। इस पर भी अपनी निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए? ऐसे लोगों का जो बर्ताव और रवैया है निश्चित रूप से निराशाजनक है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हालात उस राज्य के हैं जहां कोरोना के कुल केस अब भी करीब 7 लाख के पार हैं। इसके बावजूद अस्पताल खुद ही बदहाली की बीमारी का शिकार है। उम्मीद है अगर नीतीश कुमार इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो वो इन अस्पतालों के इलाज का इंतजाम जरूर करेंगे, क्योंकि तभी बिहार के अस्पतालों में बहार आएगी, ना की बात। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ चक्रवर्ती तूफान यास। चक्रवर्ती तूफान के कारण राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के कई अस्पतालों में पानी घुस गया है। केवल अस्पतालों में नहीं बल्कि कोरोना वार्ड में भी ठेहुने से ज्यादा पानी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना मरीजों का इलाज कैसे होगा।
कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। इधर कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन की 2 डोज ही जिंदगी का सहारा है, लेकिन जब वैक्सीन को लेकर के लापरवाही होने लगे तो फिर क्या कहा जाए। पहले यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों को वैक्सीन के 2 अलग अलग डोज दे दिए गए। अब सिर्फ 10 मिनट में ही वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का भी मामला सामने आ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि 2 डोज एक साथ लगाने से आखिर होगा क्या, इसका असर क्या पड़ेगा, समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। जो ही मैं टेबल पे बैठी, नर्स ने मेरे टीका लगा दिया। फिर मैंने कहा मैं जाऊं, उन्होंने मना कर दिया, अभी रुको। फिर मेरे हाथ से आधार कार्ड की कॉपी ले ली और दूसरा टीका लगा दिया। क्या वैक्सीन की दोनों डोज एक साथ ही ली जा सकती है? क्या एक साथ दोनों डोज लेना खतरनाक हो सकता है? काल बने कोरोना के वक्त ऐसी लापरवाही क्यों? जो ही मैं टेबल पे बैठी, नर्स ने मेरे टीका लगा दिया। फिर मैंने कहा मैं जाऊं, उन्होंने मना कर दिया, अभी रुको। फिर मेरे हाथ से आधार कार्ड की कॉपी ले ली और दूसरा टीका लगा दिया। वैक्सीन के कॉकटेल यानी 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज देने पर अभी बहस हो ही रही थी कि अब वैक्सीन की एक साथ दोनों डोज देने के मामले ने भी सबको चौंका दिया है। मामला राजस्थान के दौसा जिले का है। यहां एक महिला का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट के अंतराल पर उसे वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए। मामला सामने आने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के दौसा में कुछ सेंटर्स पर 18 से 44 साल के लोगों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन दी जा रही थी। जिस वक्त यह पूरी प्रक्रिया हो रही थी, उसी वक्त पास के गांव में किरण शर्मा भी अपनी बेटी के साथ वैक्सीन लगवाने सेंटर पहुंच गई। किरण के मुताबिक उन्हें फौरन टीका लगा दिया गया। वैक्सीन लगाने के बाद स्वास्थ्यकर्मी उनका आधार वेरिफिकेशन करने लगे। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसी स्वास्थ्यकर्मी ने किरण को वैक्सीन की एक और डोज लगा दी। घटना क्या मामला बताओ। हाँ, मैं कल नांगलबेट से गई थी टीका लगवाने, तो वहाँ पे जाके टीका लगवाने के लिए टेबल पे बैठ गई। उसके बाद मेरे हाथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी थी, तो मैं जो ही मैं टेबल पे बैठी, नर्स ने मेरे टीका लगा दिया। फिर मैंने कहा मैं जाऊं, उन्होंने मना कर दिया, अभी रुको। फिर मेरे हाथ से आधार कार्ड की कॉपी ले ली और दूसरा टीका लगा दिया। राहत की बात यह है कि महिला में अब तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। वहीं एक साथ दोनों डोज देने के आरोप से स्वास्थ्य केंद्र ने साफ साफ इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉक्टर नीलम मीणा ने दावा किया है कि पूरे मामले की जांच कर ली गई है, जिससे महिला को सिर्फ एक ही डोज देने की बात सामने आई है। हुआ कुछ नहीं है, मैंने मेरी एएनएम से बात की है। उन्होंने ये बोला है कि मैडम हमने पहला प्रिक किया था तो उसके ब्लड आ गया था। फिर हमें पता चला इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो हम डॉक्यूमेंट्स चेक करने गए। फिर आके हमने दोबारा प्रिक किया उसके, तो उसको यूँ लग रहा है कि उसके 2 बार वैक्सीन लग गया। प्रिक 2 बार हुआ है, वैक्सीन एक ही लगी। स्वास्थ्य केंद्र भले ही एक साथ दोनों डोज देने की बात से इनकार कर रहा हो, लेकिन महिला और उसका परिवार भी तो आरोपों पर अड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर उनको वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है तो क्या होगा? क्या इससे उन पर किसी तरह का खतरा हो सकता है? इन सभी सवालों को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। डबल डोज वैक्सीन की लग गई है, उससे कोई ऐसा विशेष नुकसान मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि ये 0.5 ml क्वांटिटी होती है इसकी। तो अब इसमें यही देखना है कि कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो हुई नहीं उसको, और जो इमीडिएट एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होती है तो वो नहीं हुआ, तो जान को उसका कोई खतरा नहीं है। दुष्परिणाम ये हो सकते हैं कि जहाँ पे वैक्सीन लगाई गई वहाँ पे 2 बार में प्रिक करना पड़ा गया, तो उसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे थोड़ा दर्द या रेडनेस या स्वेलिंग थोड़ा बढ़ जाए कि वहाँ पे, बिकॉज हमने एक इंजेक्शन की जगह 2 इंजेक्शन लगाए हैं। इसके अतिरिक्त
हमने डोज जो है 0.5 ml की जगह 1 ml लगा दी है, तो इसके कोई मेजर दुष्परिणाम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हो सकता है उसकी एंटीबॉडी टाइटर और ज़्यादा बढ़ जाए, पर डेफिनेटली हमें 2 डोज नहीं लगानी चाहिए, सिंगल डोज ही लगानी चाहिए। जो रिकमेंडेशन है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज का रिकमेंडेशन है। सेकेंड डोज हमें 12 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद, डिपेंडिंग अपन कौन सी हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार लगानी चाहिए। लापरवाही का कुछ ऐसा ही मामला यूपी के सिद्धार्थनगर से भी सामने आया था, जहां 1 अप्रैल को 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड दी गई थी। फिर 14 मई को कोविशील्ड की दूसरी डोज देने के बजाय कोवैक्सीन का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद देश भर में वैक्सीन कॉकटेल पर बहस छिड़ गई थी। हालांकि तब इसका जवाब नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने दिया था। अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी, दूसरे से बनी, इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए। हालांकि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि बदल के वैक्सीन लगाओ तो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, ऐसी भी बातचीत चली है। तो मैं एश्योर करना चाहूँगा कि परहैप्स देयर इज नो कॉज फॉर कंसर्न टू दैट फैमिली। जिस महिला को एक साथ 2 डोज लगी और जिन लोगों को अलग अलग वैक्सीन की डोज दी गई, उनमें अब तक कोई परेशानी सामने नहीं आई है। साथ ही इन दोनों ही मामलों पर रिसर्च भी शुरू हो गई है। दौसा से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे सच को अगर लाख तालों के पीछे भी छिपा दिया जाए, लेकिन सच की फितरत ऐसी है कि वो बाहर आ ही जाता है। अब जिनपिंग कोरोना का वुहान कनेक्शन छिपाने की चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो बाहर आकर ही रहेगा, क्योंकि अब दुनिया के कई देशों ने इसे बाहर लाना असल में अपना मिशन तक बना लिया है। सवालों के घेरे में आया चीन। सवालों के घेरे में आया WHO। WHO पर अमेरिका ब्रिटेन का भारी दबाव। पूरी दुनिया जानना चाहती है कोरोना कहां से आया, किसने बनाया, किस लैब में तैयार हुआ, क्या इसके पीछे चीन की सोची समझी साजिश थी। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बाइडेन ने अपने खुफिया अधिकारियों की दौड़ लगवा दी। जब से बाइडेन ने कोरोना उत्पत्ति की जांच के आदेश दिए हैं, तब से जिनपिंग तिल मिलाया हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी 90 दिन में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि कोरोना का जन्म कहां हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले अमेरिका से लेकर चीन और चीन से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक में हलचल तेज हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर सच्चाई सामने लाने के लिए प्रेशर बढ़ा दिया है। WHO कोरोना को लेकर अब तक चीन की ढाल बना रहा, लेकिन अब अमेरिका और जॉनसन ने साफ साफ कहा है कि WHO की टीम को एक बार फिर चीन जाना चाहिए। नए सिरे से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। WHO और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये हमें कहने की और कन्विंस करने की बहुत कोशिश की है कि ये नेचुरल आउटब्रेक है। ये बैट से ह्यूमंस में नेचुरली जंप किया है वायरस, और वुहान की एक बेट मार्केट मतलब जहां पर लाइव जानवर खरीदे और बेचे जाते थे, वहां से ये आउटब्रेक शुरू हुआ। इसके पीछे के कई सवाल अभी तक जवाब हम नहीं ढूंढ पाए हैं उसके, और वो सवाल मुझे लगता है कि अमेरिका पूछ रहा है, इंग्लैंड पूछ रहा है, अब इंडिया ने भी ये कहना शुरू किया है कि हमें इस वायरस के ओरिजिन्स के बारे में और जानकारी मिलनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीनी विशेषज्ञों ने मार्च महीने में एक रिपोर्ट जारी कर दुनिया को झूठ परोसने की कोशिश की। इस संयुक्त टीम ने कहा था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों या किसी जानवर से लोगों में पहुंचा हो। इस टीम ने यह भी कहा था कि इसकी संभावना बेहद कम है कि यह वायरस किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इसी साल जनवरी में WHO की टीम वुहान गई थी। इसी वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, और इसी वुहान के लैब में वायरस को बनाए जाने का शक है। 13 सदस्यीय इस टीम ने चीन के
शोध संस्थानों और अस्पतालों और सी फूड मार्केट का भी दौरा किया था। ये वही जगह है जहां से कोरोना वायरस संक्रमण के फैसले की आशंका जताई गई थी। ना WHO और ना चीन सच बताने को तैयार है। यही वजह है कि चीनी प्रवक्ता हर रोज मीडिया के सामने आकर अपने आप को पाक साफ बताने में जुटे हैं। अब तो चीन कोरोना फैलाने के लिए अमेरिका को ही एपिसेंटर बताने लगा है। 看待中国的发展，采取积极的对华政策，同中方相向而行，加强对话，管控分歧，聚焦合作，推动中美关系沿着 डोनाल्ड ट्रंप भले ही सत्ता से चले गए हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ट्रंप खुलकर इस बात को कहते थे कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि कोरोना चीनी वायरस है। Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. अमेरिका आर पार के मूड में है। यही वजह है कि चीन की पोल खोलने के लिए बाइडेन के खुफिया अधिकारी को सच्चाई सामने लाने का जिम्मा सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सेना से आई एक खबर ने आज हर हिंदुस्तानी को गर्व करने का मौका दिया है। दरअसल 2019 में शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता को आज लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही निकिता ने अपने शहीद पति का सपना भी पूरा कर दिया। साल 2019 में फ्लाइंग किस के साथ शहीद पति मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को अंतिम विदाई दी। 2 साल बाद साल 2021 में आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर शहीद पति से किया वायदा पूरा कर दिया। उत्तरी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने खुद निकिता के कंधों पर सितारे लगाकर उन्हें सेना में शामिल किया। आज शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल पर पूरा देश नाज कर रहा है। निकिता की देशभक्ति के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। निकिता ने जिस वीरता और लगन का परिचय दिया है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। पासिंग आउट परेड के बाद निकिता ने शहीद पति को श्रद्धांजलि दी और कहा कि खुद पर यकीन करना बेहद जरूरी है। journey has been marvelous, and I believe my journey has just started. The last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. I probably could not have done without you guys. जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी 2019 में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। शादी के 10 महीने बाद ही मेजर विभूति शहीद हो गए थे। इसके बाद अंतिम विदाई के वक्त निकिता ने अपने पति को फ्लाइंग किस के साथ विदा किया था और उनकी तरह सेना में शामिल होकर देश सेवा का वादा किया था। इसके बाद दिसंबर 2019 में उन्होंने वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। शॉर्ट सर्विस कमीशन का एग्जाम और सेवा चयन बोर्ड SSB का इंटरव्यू पास करने के बाद वो चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी। आज निकिता ने OTA चेन्नई में अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी की और आधिकारिक रूप से आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हो गई। निकिता की पोस्टिंग आर्मी ऑर्डिनेंस कोर भटिंडा में होगी। सेना की वर्दी पहनकर निकिता काफी खुश हैं। निकिता ने अपनी हिम्मत, लगन और हौसले से पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की है। खासकर महिलाओं को भी आगे बढ़ने का संदेश दिया है। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात तूफान की। दरअसल एक तूफान और कई निशान। मुंबई के पास पालघर के समंदर में चक्रवात की वजह से बड़ा खतरा इस वक्त मंडराने लगा है, क्योंकि तूफान की चपेट में आकर जहाज समंदर में फंस गया। जहाज में भरा 80,000 लीटर डीजल खतरनाक साबित हो रहा है।
डीजल को समंदर में जाने से रोकने की इस वक्त तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ताउते तूफान आया और चला गया, लेकिन अपने निशान छोड़ गया। मुंबई के पास पालघर के समंदर में हिचकोले खा रहा ये जहाज भी तूफान की वजह से फंसा है। तबाही मचाने के बाद चक्रवात तो गुजर गया, लेकिन गल्फ कंस्ट्रक्टर का जहाज समंदर के पानी में पत्थरों के बीच जकड़ गया। जहाज में सवार 137 लोगों को पहले ही सही सलामत निकाल लिया गया था, लेकिन जहाज में भरा 80,000 लीटर डीजल भारी मुसीबत बन गया है। जहाज से टुकड़े टूट रहे हैं और समंदर के पानी में बह रहे हैं। जहाज के कुछ टुकड़े तो मछुआरों को भी मिल चुके हैं। शिप में से लगातार डीजल का रिसाव हो रहा है, जिसके अंश आप समंदर के पानी में बहते हुए साफ साफ देख सकते हैं। ये जहाज दास ऑफशोर और एफकॉन कंपनी का बताया जा रहा है, जो ओएनजीसी के लिए काम कर रहा था। कंपनी की तरफ से जहाज से तेल निकालने की लगातार कोशिश हो रही है। फिलहाल जहाज के चारों तरफ कवच लगा दिया गया है, जिससे तेल समंदर में न फैले। यहाँ पर एक जो जहाज है ताउते तूफान की चपेट में आ गया था, वो यहाँ पर अब पत्थरों के बीच में आकर फंस गया है। इसमें 80,000 लीटर डीजल है और ये डीजल काफी खतरनाक है। और इस वडरई का जो समुद्री तटीय इलाका है, यहाँ पर ये जहाज 18 तारीख को ताउते तूफान जब आया था, उस दौरान ये जो जहाज है यहाँ पर आकर फंस गया। और इस जहाज में कुल 137 कर्मचारी जो थे वो इसमें काम कर रहे थे। हालांकि उनको कोस्ट गार्ड की मदद से जरूर निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि जहाज 17 मई को अलीबाग से निकला था, तभी रास्ते में चक्रवात से घिर गया और ये 350 से 400 किलोमीटर दूर पालघर में वडराई बीच पर आकर फंस गया। आपको बता दें कि वडराई का समुद्री इलाका काफी पथरीला है, जहां से गुजरते वक्त तमाम जहाजों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस जहाज के साथ भी वही हुआ। तूफान से बहकर जब ये शिप इस इलाके में पहुंचा तो एक चट्टान से टकरा गया और पत्थरों के बीच जाकर फंस गया। ये वो जहाज है जो 18 तारीख को यहाँ पर आकर समुद्री तट इलाके में यहाँ पर फंस गया। आपको बता दें ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पथरीला इलाका पूरा है और यहाँ पर पत्थर बहुत ज्यादा है और पत्थर होने की वजह से ये जो जहाज है यहाँ पर आकर फंस गया। और इसकी वजह से यहाँ पर जो इस जहाज की जो नीचे की जो सतह है, सतह में इसकी चोटें आई और उसके बाद लगातार यहाँ से डीजल का जो रिसाव है वो होने लगा। अब ऐसे में ये प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है कि आखिर किस तरह से इस जहाज को बाहर निकाला जाए। इस इलाके में काफी मछुआरे रहते हैं जो मछली के जरिए ही अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन जब से ये जहाज यहाँ पर आया है, मछुआरों को समंदर में जाने से मना कर दिया गया है। वहीं जहाज में से लगातार निकल रहा ये तेल समंदर के जीव जंतुओं को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात कंपनी और प्रशासन को भी अच्छे से पता है, तभी तो इस जहाज से डीजल को निकालने के काम में तेजी लाई जा चुकी है। ये 11 दिन हो गए इसको, तभी से ये कोई काम देखने को, जो लीकेज है वो देखने को नहीं आता। एक आदमी आता है, 2 आदमी आता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर बुलाता है। कभी से हम बोल रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हटाओ, नहीं तो हमारा सब ये समुद्र में पानी में सब मिल जाएगा। वो ऑयल है, वो सब मच्छी खराब हो जाएगा। और उसमें ऑयल है, वो ऑयल अभी तक निकाला नहीं। हम तहसीलदार को अर्जी की,
हमारा फिशरी डिपार्टमेंट को अर्जी की। ये जो ऑयल अभी तक पूरे समुद्र में फैला हुआ है, उस ऑयल की वजह से हमारे मतलब दातीवेरे से लेके डानू के जितने जो गांव है, उस गांव के जितने भी मछुआरे हैं, उनको इस ऑयल से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि ताउते तूफान की वजह से मुंबई के पास अरब सागर में ही बार्ज P305 भी डूब गया था, जिसमें सवार 70 लोगों की जान चली गई थी। चक्रवात ने महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में काफी तबाही मचाई थी, जिसमें करीब 193 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, पालघर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।